इस वीडियो में हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, न्यू यूनिट है जिसमें हम प्रोडक्शन थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये पार्ट 1 है यूनिट 3 का एंड ये 3 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन, मीनिंग इसकी देखेंगे हम। सेकंड इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द कुछ टर्म्स हैं टीपी, एमपी एंड एपी विद ग्राफ्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि प्रोडक्शन आखिर होता क्या है। सो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। ओके, सो इनपुट इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल, वेयर एज आउटपुट इंक्लूड्स फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर ये लेट सपोज करते हैं ये मशीन है। ओके, यहाँ से हमने इनपुट इसमें डाला और फिर मशीन में प्रोसेस हुआ, ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद क्या निकला, आउटपुट निकला। ओके, सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो जितने भी फर्म्स होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्यों इंगेज होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट जो है वो बनता है। ओके, और इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं वो, जो कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, पाई से डिनोट करते हैं, हमें पता होगा, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट। ओके, सो देयरफॉर देयर प्रोडक्शन डिसीजन डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। The main aim of the production is to produce the maximum output with the given input। इनका मेन एम क्या होता है, अब जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज हैं तो मेन इनका क्या काम होगा कि कम से कम कॉस्ट यानी कम से कम इनपुट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट यूज़ किया जाए, यानी कि प्रोड्यूस किया जाए। तो ये इनपुट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ 5 यूनिट्स ही इनपुट डालूँ और मुझे 5 से ज़्यादा आउटपुट मिले। ओके, यानी कि मैं 10% अगर डाल रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ओके, तो ये एक एम होता है फर्म का कि अपने इनपुट का कम से कम यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब ये है कि ये वेस्टेज को कम करना चाहता है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि लेट अगर सिंपल टर्म्स में बोली जाए तो 5 यूनिट्स अगर डाल रहे हैं और 5 यूनिट्स निकल रहा है तो इसका मतलब 0 वेस्टेज है। पर अगर 5 यूनिट्स डाल रहे हैं और 3 यूनिट्स निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 यूनिट्स कहीं ना कहीं वेस्ट चला जा रहा है हमारा। ओके, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्म का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि इनपुट का कैसे कम से कम यानी कि एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का। ओके, और ये जो इनपुट होते हैं ये इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी बोलते हैं। जैसे अभी देखा था हमने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। So the factor of production in economics are inputs that are used for producing the final output with the main aim of the earning an economic profit. Okay, so land, labor and capital entrepreneur are the main factor of the production and each and every factor is important and plays a distinct role in the organizations, है ना। तो सबका एक अपना रोल होता है, लैंड का एक अपना रोल है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बिना लैंड के एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, तो लैंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेबर जो है उसकी मदद से हम उसमें सिंचाई, जुताई, है ना, ये सब चीज़ें करते हैं, या लैंड हमें फैक्ट्री लगाने के लिए भी काम आता है। ओके, सो कैपिटल पैसा हमें चाहिए होता है, मशीनें चाहिए होती हैं, ठीक है, और इन सब को हैंडल करने के लिए हमें एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो ये सारे मेन फैक्टर होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। ओके, सो प्रोडक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट। ओके, प्रोडक्शन फंक्शन इसमें देखेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन फंक्शन एक तरीके की आप बोल सकते हो मशीन होती है जो ये बताती है कि कितना जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप शो करती है। ओके, कि जैसे अभी हमने देखा कि ये प्रोसेस होता है, ये इनपुट है, इनपुट्स हमने डाला, ठीक है, उसके बाद फिर ये आउटपुट है, ठीक है, मशीन में हमने इनपुट डाला और मशीन फिर प्रोसेस कर रही है,
चल रही है, उसके बाद फिर आउटपुट निकला। ओके, सो ये जो इनपुट, अब देखो अगर इनपुट में हम चेंजेस करते हैं, इसको बढ़ाते हैं और घटाते हैं, तो क्या आउटपुट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो इनपुट अगर बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इनपुट अगर कम कर रहे हैं तो आउटपुट भी कम करेगा। और कभी कभी ऐसे भी रिलेशन होते हैं कि इनपुट ज़्यादा बढ़ा दिया तो आउटपुट कम होने लग जाता है ना, वो बाद में हम देखेंगे। पर मेनली कहने का ये मतलब था कि ये जो मशीन है जहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, ये क्या कर रहा है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन शो कर रहा है। ओके, जो कन्वर्ट कर रहा है, जो बता रहा है कि अगर इनपुट में अगर चेंजेस होंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आउटपुट पर पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन होता है वो यही काम करता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि आउटपुट में चेंजेस कैसे होंगे इनपुट में चेंजेस होने की वजह से। ओके, सो ये जो क्यू है ये क्या है? आउटपुट है। और ये जो एफ है ये क्या है? ये फंक्शन है। और ये जितनी भी F1 F2 F3 Fn है ये क्या है? इनपुट है। ओके, सो इनपुट हमने देखा था जैसे लेबर होता है, कैपिटल होता है, रॉ मटेरियल होता है, इंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद फिर आउटपुट बनता है। ओके, सो इसका मतलब आउटपुट जो है वो इम्पैक्टेड होता है या अफेक्टेड होता है बाय दीज फैक्टर्स F1 F2 F3 जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। ओके, सो ये क्या है? ये अब ये पूरा ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि क्या बता रहा है? क्योंकि ये F1 और F2 F3 और क्यू के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है कि इनके चेंजेस होने पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, जनरली जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इस तरीके का दिखता है, जहाँ पर हम मेनली दो वेरिएबल्स लेते हैं, यानी कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, एक लेबर लेते हैं और एक कैपिटल लेते हैं। वैसे बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लैंड भी होती है, बिल्डिंग्स भी होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी होता है, पर मेनली हम दो यहाँ पर ले रहे हैं। एक ये क्यू जो है ये आउटपुट है और के और एल जो है ये क्या है? इनपुट है। ओके, सो के और एल कैसे क्यू से रिलेटेड है ये कौन बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। ओके, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में देखेंगे तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये कि Q जो है वो क्वांटिटी है, F फंक्शन है और F जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ पर मेनली हम ये कैपिटल है और ये क्या है? लेबर है। ओके, तो शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन रेफर्स टू ए पीरियड इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। अब ये जो इकोनॉमिक्स में जो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन या वेरी वेरी शॉर्ट रन पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड से रिलेट नहीं करता है कि इतने साल हैं तो ये शॉर्ट रन होगा, इतने ज़्यादा साल हो गए तो ये लॉन्ग रन होगा। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल्स में। अगर वेरिएबल में चेंजेस हो पा रहे हैं तो वो लॉन्ग रन माना जाता है। अगर अगर वेरिएबल में चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं तो वो शॉर्ट रन ही माना जाता है। ओके, तो इसमें कोई ईयर का मतलब नहीं होता, यानी कि टाइम पीरियड से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। ओके, सो लॉन्ग रन पीरियड हो सकता है कभी आए ही ना, और शॉर्ट रन पीरियड हो सकता है कभी ख़त्म ही ना हो। ओके, सो शॉर्ट रन रेफर्स टू ए पीरियड, वी शॉर्ट रन को हम ऐसे पीरियड कहते हैं इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन क्या हुआ? जहाँ पर हम सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा था एक वेरिएबल में, तो देखो ये था प्रोडक्शन फंक्शन है ना, जहाँ पर के और कैपिटल जो है, तो यहाँ देखो कैपिटल के ऊपर बार है, इसका मतलब कैपिटल क्या है? यहाँ पर फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है? यहाँ पर फिक्स्ड है। और लेबर है जो कि चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब अगर प्रोडक्शन करना है तो लेबर में चेंजेस करेंगे तो क्या आउटपुट भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। अब जैसे ये 1 और 2 का है कि 1 मशीन और 2 लेबर है, तो प्रोडक्शन लेट सपोज करते हैं 1 है। अब अगर आप देखो, अब शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ पर इसमें चेंज नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो सकता है मेरे पास ज़मीन अवेलेबल ही ना हो, लैंड अवेलेबल ही ना हो। ओके, हो सकता है कि अभी मार्केट में ये अवेलेबल ना हो या रेट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, फंड की कमी है। तो ऐसे कई भी फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक फैक्टर को ही चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। ओके, और वो फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर यहाँ पर लेबर है। सो अगर एक फैक्टर में चेंज करके हम आउटपुट में चेंज कर सकते हैं जहाँ पर दूसरा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ऐसे पीरियड को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन पीरियड बोलते हैं। ओके, ये याद रखना। अब ऐसी जगह कहाँ होता है? तो देखो, तो जैसे इफ ए फार्मर वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, ही कैन इंक्रीज इट बाय इंक्रीजिंग ओनली लेबर। तो अगर एक फार्मर है तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट लैंड होती है, ठीक है, तो अब लैंड को तो बढ़ा नहीं सकता इतनी जल्दी, ठीक है, तो जब तक वो लैंड को नहीं बढ़ा सकता वो पीरियड क्या कहलाएगा? वो शॉर्ट रन पीरियड कहलाएगा। ओके, और जब उसके पास काफ़ी पैसे आ जाएगा, हो सकता है कि वो
2 साल तक नहीं बढ़ा पा रहा और तीसरे साल में वो लैंड को एक नई ज़मीन खरीद सकता है, उसके बाद इतने पैसे आ गए, तो तीसरा साल जो होगा जहाँ पर वो अपने दोनों वेरिएबल को चेंज कर सकता है, वो फिर लॉन्ग टर्म पीरियड बन जाएगा। ओके, और अगर वो लेट सपोज करते हैं 1 डे 2 डे में अगर वो नहीं चेंज कर पा रहा है, पर 5 डेज में अगर वो चेंज कर लिया ले रहा है अपना दोनों फैक्टर, तो वो भी वो लॉन्ग टर्म पीरियड कहलाएगा। ओके, क्योंकि वो दोनों फैक्टर चेंज कर पा रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर मतलब यही है कि वो फैक्टर को चेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए। ओके, सो शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर सिर्फ हम एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ एक फैक्टर क्या है, यहाँ पर एक फैक्टर जो है लेबर है, जहाँ पर कैपिटल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है, इट रेफर्स टू द पीरियड इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर दोनों फैक्टर में चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसा पीरियड एक दिन बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 10 साल बाद भी आ सकता है। ओके, तो जब भी ऐसा पीरियड आता है, टाइम पीरियड आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन बोलते हैं, जहाँ पर हम कैपिटल में भी चेंजेस कर सकते हैं और लेबर में भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे टोटल प्रोडक्ट, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हमें पता है कि आउटपुट, इनपुट 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 और फिर ये जो प्रोसेस होता है आउटपुट का, ठीक है, जिसमें हम अपना इनपुट लगाते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट निकलता है। तो टोटल आउटपुट का मतलब क्या हुआ, टोटल आउटपुट का मतलब जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद द नंबर ऑफ द इनपुट्स। तो लेट सपोज करते हैं मैंने 2 लेवल लगाया और 1 कैपिटल लगाया, तो इसमें कितना आउटपुट निकला वो देख लेते हैं। फिर हमने देखा कि अब देखो शॉर्ट रन की अगर बात करें तो 1 कैपिटल अभी भी रहेगा, पर मान लेते हैं 5 लेवल लगा लिया मैंने, तो प्रोडक्शन मेरा बढ़ेगा। तो लेट सपोज करते हैं 2 लेबर में 10 यूनिट मैंने प्रोड्यूस किया था, फिर 5 जब मैंने किया तो 15 यूनिट्स और ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ 1 साल के अंदर हमने इतने चेंजेस किए, तो टोटल मेरा कितना प्रोड्यूस हुआ, 25 यूनिट्स। तो ये जो 25 यूनिट्स हैं क्या शो कर रहा है, ये टोटल प्रोडक्ट शो कर रहा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, तो ये क्या है, ये टीपी है, टोटल प्रोडक्ट है। इसको हम टीपीपी भी बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है ना, फिजिकल प्रोडक्ट भी कभी कभी इसे कहा जाता है। ओके, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि सभी प्रोडक्ट को अगर हम जोड़ लें, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गिवन पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, लेट सपोज में करते हैं कि पहले जनवरी में इतना प्रोडक्शन हुआ, फरवरी में इतना हुआ, तो हर महीने के अगर प्रोडक्शन को जोड़ लिया जाए 1 साल के अंदर कितना हुआ, तो वो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर। ओके, यानी कि पर यूनिट ऑफ वेरिएबल यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो एक लेबर कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हम देखो, जैसे हम एवरेज निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ लेते हैं, मीन और एवरेज एक ही होता है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन को जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये क्या निकलता है, ये बताता है कि एक एक पर्सन का कितने मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन आई, कितना सम आया। ओके, तो यहाँ पर भी सेम ही है। अब एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक लेबर जो है, यानी कि जो एक इनपुट है, वो कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हर एक यूनिट जो है वो कितना प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वो क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है। सो इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल यूनिट। ओके, लेट सपोज करते हैं मैंने लेबर का 1 यूनिट लगाया और कैपिटल तो सेम ही है, ठीक है, एक ही रहेगा क्योंकि वो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। तो लेबर मैंने चेंज किया, यहाँ पर कितना आया, 5 आया। फिर दूसरा मैंने जब दूसरा लेबर लगाया तो 10 आया, ठीक है, और तीसरा लेबर लगाया तो 5 आया। ओके, और जो चौथा लेवल लगाया तो 4 आया। ओके, तो देखो अगर हमने कितने लेवल लगा लिए, 1 2 3 4, 4 लेवल हमने लगा लिया। ओके, और 4 लेवल में टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 24 आया, ठीक है, 24 आया। अब आप बता सकते हो कि एक लेवर कितना ऑन एन एवरेज कितना दे रहा है, एवरेज कितना दे रहा है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इससे तो पता चल जाएगा कि हाँ एक जो है वो ऊपर नीचे करके एवरेज में 6 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये जो 6 यूनिट प्रोड्यूस करके दिया है इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं ना, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल यूनिट। ओके, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इट रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द यूज ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द लेबर। अब यहाँ क्या हुआ, देखो एवरेज एपी और एमपी में यही डिफरेंस होता है। एपी जो है वो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज सभी वेरिएबल्स जो है वो कितना एक एक करके दे रहे हैं, यानी कि 4 लेबर हमने लगाया तो उसमें से हम एवरेज निकाल के देखा कि हाँ एक एक
लेबर जो है वो 6 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है और 4 लेबर लगाए इसलिए 24 हो गए प्रोडक्ट, है ना। पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ये बताता है कि एक्चुअल में उसने कितना दिया। यानी कि अगर मैं दूसरे लेबर की बात करूं, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, अगर मैं जैसे पहले लेवल मैंने लगाया तो देखा हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। दूसरा लेवल लगाया हमने तो हमने देखा 10 यूनिट्स दे रहा है। तीसरा लेवल लगाया हमने तो हमने देखा 5 यूनिट्स दे रहा है। और चौथा लेवल लगाया हमने तो ये कितना दे रहा है? 4 यूनिट दे रहा है। ओके, सो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? टोटल प्रोडक्ट जो है वो कितना हुआ? 24 हुआ। ओके, और 4 यूनिट्स लेबर हमने चेंज की। फिर एवरेज कितना निकला था कि ऑन एन एवरेज हर एक बंदा कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो हमने देखा था कि 6 यूनिट जो है हर एक बंदा प्रोड्यूस करके दे रहा है। पर एक्चुअल में क्या 6 है? नहीं है। एक 4 कर रहा है, एक 10 कर रहा है, एक 5 कर रहा है, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5 कर रहा है। ओके, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो एक तरीके से कितनी है, ऑन एन एवरेज कितनी एक बंदा लेबर जो है प्रोड्यूस कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकुलर बंदे ने कितना प्रोड्यूस किया। ओके, तो जैसे लेबर 2 ने कितना प्रोड्यूस किया? 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो ये जो 10 यूनिट्स होगा वो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। लेबर 4 जो है उसने कितना प्रोड्यूस किया? 4 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो लेबर 4 ने प्रोड्यूस की उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, लेट्स सपोज करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक लेबर बढ़ा रहे हैं तो जो बढ़ा हुआ लेबर है वो कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है ना। जैसे एक लेबर था तो 5 यूनिट्स थी, अब ये जो दोनों लेबर कर रहे हैं तो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया ना, 10 और 15। तो दूसरा यूनिट कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है? दूसरा यूनिट सिंपल सी बात है 10 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके, तो ये जो 10 यूनिट है इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अगर तीनों लेबर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 20 यूनिट हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, है ना। पर ये जो तीसरा लेबर है वो कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है? वो तो 5 प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो ये जो 5 जो होगा वो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक एडिशनल लेबर कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अगर हम इसी को टेबल में देखें तो देखो शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर एक फैक्टर, दो फैक्टर हमने लिए थे, जहां पर हमने Q इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, जहां पर हमने कैपिटल को क्या माना था? कांस्टेंट माना था। अगर एक फैक्टर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ये याद रखना। ओके, और अगर दोनों फैक्टर में चेंज किया सकता है तो वो लॉन्ग रन है। तो एक फैक्टर देखो कैपिटल सेम है, ठीक है, और लेबर जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो धीरे धीरे लेबर को बढ़ा रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। तो देखो पहली मशीन थी और कोई भी लेबर नहीं था, तो लेबर था नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है, तो MPAP 0 है, ठीक है। दूसरा लेबर है, पहला लेबर जो हमने लगाया और पहले कैपिटल के साथ, तो 10 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और फिर दूसरा यूनिट, एक लेबर और बढ़ाया हमने एक मशीन के साथ तो 30 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। एक लेबर और बढ़ाया हमने एक यूनिट मशीन के साथ तो 45। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। ओके, यानी कि चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर तो ये जो TP है वो क्या हो रही है? जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लेबर, यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है, उसके बाद फिर घट रहा है। तो TP का मतलब क्या होता है? TP का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। जो भी हमने देखा कि हर एक यूनिट कितना प्रोड्यूस करके दे रही है, उन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो वो क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट होता है। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें जिसमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो ये कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं TP n माइनस में TP n माइनस 1। यहाँ n जो है वो बता रहा है नंबर्स ऑफ लेबर। ओके, नंबर्स ऑफ लेबर। तो लेट सपोज करते हैं मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तीसरे लेबर पर, कि तीसरा जब लेबर लगाया हमने तो तीसरा लेबर कितना प्रोड्यूस करके दे। जब हमने 3 लेबर लगाए, 3 लेबर, तो तीसरा लेबर कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? TP3 माइनस में TP3 माइनस 1। तो TP3 माइनस में TP2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। तो TP3 टोटल प्रोडक्ट व्हेन लेबर इज 3, तो टोटल प्रोडक्ट व्हेन लेबर इज 3 इज द 45। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 45 माइनस में द टोटल प्रोडक्ट व्हेन लेबर इज 2, तो टोटल प्रोडक्ट जो लेबर 2 था लिए तो कितना है? 30 है, तो 30 है तो कितना आंसर आएगा? 15 आएगा। अब देखो 15 का मतलब क्या हुआ? 15 का मतलब ये हुआ कि लेबर 3 को जो हमने लगाया तो जो तीसरा लेबर है उसने 15 यूनिट
योगदान दिया, 15 यूनिट उसने प्रोड्यूस की अकेले। ओके, और तीनों ने मिलकर कितने की, 45 की। ओके, सो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे तीसरे का निकालना है तो इसमें से इसको घटा देते हैं ना, ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं। ओके, सो देखो एमपी कैसे निकलेगा, पहले 10 है तो 10 में से 0 गया तो पहला लेवर जो है तो 10 ही प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब दोनों मिलकर 30 प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और पहला वाला 10 करके दे रहा था, इसका मतलब दूसरा आया तो उसने 20 किया होगा, तो मार्जिनल 20 हो गया। अब तीनों 30 करके दे रहे हैं, तो पहला 10 किया, दूसरे ने 20 किया, तो तीसरा अगर 45 हो रहा है सारा मिलकर, तो इसका मतलब तीसरे ने 15 किया होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे ये इसको भी यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ओके, सो ऐसे ही एमपी कैसे निकले, फिर 52 में से ये कर देंगे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 52 में से 52 घटा देंगे तो 0, 48 में से 52 घटा देंगे तो -4 आ गया। ओके, और एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि पर यूनिट लेबर कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके, ऑन एन एवरेज है ना, एवरेज कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो इसको हम निकालते हैं टीपी अपॉन में लेबर, है ना, क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो देखो यहाँ पर एपी कितना है, टीपी कितना है, 10 है, इसको मिटा देते हैं ताकि, तो देखो टीपी कितना है, 10 है, तो टीपी 10 है और लेबर 1 है, तो 10/1 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब देखो टीपी कितना है, 30 है और लेबर कितना है, 2 है, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10.4 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6×48 तो 8 आ जाएगा। ओके, सो एवरेज प्रोडक्ट जो है वैसे निकलता है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी, और फिर और ये एमपी और एपी कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, सो इसमें अगर हम वो जो टेबल अभी हमने देखी थी लास्ट स्लाइड में, अगर उस टेबल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ कर्व जो है वो ऐसा बनेगा, जिसमें से ये वाला जो कर्व है मैं उसी लगाता हूँ, तो ये जो है ये टीपी का है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट है, और जो ये वाला कर्व है ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, और जो ये ग्रे कलर है जिसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ओके, ये है हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। ओके, सो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ता है, उसके बाद फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर आता है, फिर ये धीरे धीरे कम होकर, देखो ये जो है ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में इसको बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, ये देखो ये है, ये ऐसे बना है टीपी, ठीक है, फिर एमपी कैसे बना है, एमपी यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर ये 0 हो गया, उसके बाद फिर एपी जो है वो ये रहा। ओके, सो देखो एमपी जो है वो मैक्सिमम है। ओके, और एमपी जब मैक्सिमम होता है तो हमें ध्यान रखना है कि जब एमपी मैक्सिमम होता है तो हमारा टीपी जो है वो क्या होता है। ओके, सो टीपी जो है, देखो टीपी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पर आकर ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एमपी बढ़ रहा है, उसके बाद फिर कम हो रहा है, फिर ये 0 पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और फिर इसके बाद नेगेटिव हो जा रहा है, और एपी जो है ये भी बढ़ रहा है, उसके बाद एमपी को यहाँ से इंटरसेक्ट करता है, फिर ये नीचे हो जा रहा है। ओके, सो कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में देने लायक है, वो ये है कि जब एमपी देखो यहाँ 0 है तो हमेशा देखना कि जब एमपी 0 होता है तो टीपी जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर ही होगा। ओके, लेट सपोज करते हैं ये ए और बी है, तो एमपी जब 0 होता है तब टीपी जो है वो क्या होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। ओके, और दूसरा ये देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि एमपी जो है वो नेगेटिव में चला गया है, पर एपी जो है कभी नेगेटिव में नहीं जाता। ओके, इसका रीज़न ये है कि टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। अब जैसे एपी कैसे निकालते हैं, अभी जो हमने देखा लास्ट स्लाइड में -4 जो है वो आ रहा था, यानी कि 48 और 52 का जो हमने देखा है ना, तो 48 और 52 -4 आ रहा था हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, तो वो नेगेटिव में जा सकता है। ओके, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो जब एपी कैसे निकलता है, टीपी माइनस में लेबर। ठीक है, अब टीपी, अभी देखो ये चीज़ नेगेटिव में कब हो सकती है, ये चीज़ 0 हो सकती है क्या, तो 0 कब होगी, जब टीपी 0 हो जाएगा, तो टीपी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर्स तब तक प्रोड्यूस करता है जब तक उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो होगा वो यहीं तक प्रोड्यूस करेगा ना जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है। अब जैसे ही वो नीचे गिरने लग जाएगा वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा,
ओके, तो इसका मतलब ये नीचे गिरने ही नहीं देगा, जीरो तक पहुंचने ही नहीं देगा। इसका मतलब टीपी कभी जीरो ही नहीं होगा, और जब टीपी कभी जीरो नहीं होगा तो एपी भी कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए ये जीरो को कभी टच नहीं करता है। ओके, तो एपी कभी जीरो को टच नहीं करता है, और जीरो को टच नहीं करेगा तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ओके, सो एमपी नेगेटिव होता है, जीरो भी होता है, और एपी जीरो कभी नहीं होगा और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ओके, और एमपी अगर जीरो है, ठीक है, तो एमपी अगर जीरो है तो टीपी जो है मैक्सिमम होता है, इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेटी भी बोलते हैं। सैचुरेटी, ठीक है, जहाँ पर टीपी ने अपना मैक्सिमम पॉइंट जो है वो अटेन कर लिया। जैसे सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, जहाँ पर मार्केट अपने पीक पर जाती है ना, किसी प्रोडक्ट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि अब ये चारों तरफ, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज करते हैं एक कोई प्रोडक्ट है, तो वो लॉन्च हुआ तो धीरे धीरे लोग उसे खरीद रहे हैं। अब ऐसा पीरियड आ गया जहाँ पर सभी के पास वो मोबाइल है, तो अब उसका डिमांड तो होगी नहीं, है ना, तो सेलिंग होगी नहीं उसकी, तो वो क्या आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पीक सिचुएशन बोलते हैं, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया उस मार्केट का, उस प्रोडक्ट का। तो वैसे ही टीपी जब मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो इसका मतलब प्रोडक्शन का सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो कब होता है सैचुरेशन पॉइंट, जो एमपी जीरो होगा, क्योंकि एमपी अगर जीरो होगा तो टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, सो यहाँ इस स्लाइड में हम सिर्फ इतना ही इसमें के बारे में ब्रीफ में हमने इनके कर्व के बारे में जानने की कोशिश की। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।